सभी दोस्तों का नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल JKSM क्लब में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शेयर बाजार की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो थोड़ी हैरान करने वाली है। हम बात कर रहे हैं पारिस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम शानदार होते हैं तो हमें लगता है कि उसके शेयर की कीमत बस ऊपर ही जाएगी, है ना। लेकिन मार्केट का खेल इतना सीधा नहीं होता। आज हम इसी पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक मजबूत किले में अचानक दरार कैसे आ सकती है। जरा इस सिचुएशन पर गौर कीजिए। एक ऐसी कंपनी जिस पर ₹1 का भी उधार नहीं है, बिल्कुल जीरो डेट, जिसके क्लाइंट्स की लिस्ट में इसरो और DRDO जैसे देश के सबसे बड़े और एलीट नाम शामिल हैं। ऐसी बेदाग प्रोफाइल वाली कंपनी का शेयर अचानक एक ही दिन में लगभग 5% क्यों गिर जाता है? ये किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है ना, जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट था, फिर भी मार्केट एकदम से चौंक गया। चलिए समझते हैं आखिर ये हुआ कैसे। तो इस केस स्टडी में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम पारिस डिफेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उस अचानक आई गिरावट को समझेंगे। उसके बाद हम उन असली कारणों की तह तक जाएंगे जिन्होंने इस गिरावट को ट्रिगर किया। फिर हम कंपनी की फंडामेंटल्स और टेक्निकल स्थिति को देखेंगे, आगे की अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स पर बात करेंगे, और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए इस पूरे एपिसोड से क्या सीख मिलती है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पारिस डिफेंस आखिर है क्या और ये क्या काम करती है। इस 5% की गिरावट को डिटेल में समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पारिस डिफेंस को आखिर इस सेक्टर का एक पावर हाउस क्यों माना जाता है। देखिए, ये कोई आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। ये डिफेंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के उन कॉम्प्लेक्स एरियाज में काम करती हैं जहां एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है। इनका मेन काम डिफेंस ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शील्डिंग और एडवांस ड्रोन सिस्टम्स बनाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी नई कंपनी आकर रातों रात इनको टक्कर नहीं दे सकती। और इनके क्लाइंट्स DRDO, इसरो, HAL और खुद रक्षा मंत्रालय। इनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से गवर्नमेंट और B2B इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, और आजकल जो मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का पुश चल रहा है उसने इनकी ग्रोथ को एक जबरदस्त स्पीड दी है। और मार्केट का इस कंपनी पर कितना भरोसा है, ये हमें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से साफ समझ आता है। प्रमोटर्स के पास लगभग 53% हिस्सेदारी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें से एक भी शेयर गिरवी नहीं है, यानी जीरो प्लेज्ड शेयर्स। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 8% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 3% हिस्सा है। बाकी का 36% पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो दिखाता है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ियों को इनके बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा है। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच 25 अगस्त को कुछ ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। -5%। यही वो आंकड़ा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब तक सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन 25 अगस्त 2026 को शेयर अचानक ₹76 गिरकर ₹1444 पर आकर रुका। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी आम गिरावट नहीं थी, क्योंकि इस दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत हाई था। करीब 27.5 लाख से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए। जब इतने हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मार्केट में हेवी सप्लाई आई है, यानी बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन सेल कर रहे हैं। अगर हम उस दिन की पूरी टाइमलाइन को देखें तो सुबह के सेशन में सब कुछ ठीक लग रहा था। स्टॉक ने 1526.50 का इंट्राडे हाई भी बनाया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा मोमेंटम टूटने लगा। 1530 के आसपास एक बड़ा सप्लाई जोन था जिसे शेयर क्रॉस नहीं कर पाया, और बस वहां से जो गिरावट शुरू हुई उसने दोपहर तक शेयर को 1502 के लो पर ढकेल दिया। आखिर में मार्केट क्लोज होते होते ये थोड़ा संभला और 1444 के आसपास सेटल हुआ। टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक क्लासिक ब्रेकडाउन की स्थिति थी। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। आखिर इतनी अच्छी कंपनी में ये तेजी से गिरावट आई क्यों? तो इस रहस्य का सबसे बड़ा कारण छुपा है वैल्यूएशन में। फाइनेंस की भाषा में इसे वैल्यूएशन फटीग कहते हैं। जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। पारिस डिफेंस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE रेशियो है, वो 127 से 137 गुना के बीच ट्रेड कर रहा था, जबकि पूरे डिफेंस सेक्टर का एवरेज PE सिर्फ 50 से 50 के बीच ही है। सोचिए, जब कोई स्टॉक इतना ज्यादा महंगा हो जाता है तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसे प्रीमियम वैल्यूएशंस पर स्टॉक हद से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हल्का सा भी नेगेटिव प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग उसको बड़ी तेजी से नीचे ले आती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, गिरावट का मतलब हमेशा कोई बुरी खबर नहीं होता।
कई बार ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग यानी जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें अच्छा मुनाफा हो गया है तो वो अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा सिक्योर कर लेते हैं। अब पारस डिफेंस ने हाल ही में 1585 रुपये का अपना 52 वीक हाई टच किया था। इस जबरदस्त तेजी के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और बड़े इन्वेस्टर्स ने अपर लेवल्स पर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। ये मार्केट का एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जहां लोग कागजों पर दिख रहे प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में लाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रॉडर मार्केट फैक्टर्स ने भी इस गिरावट में अपना रोल प्ले किया है। हाल ही में कोटक और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इवेंट्स हुए थे। इन इवेंट्स के खत्म होने के बाद कई बड़े मार्केट प्लेयर्स ने अपना रिस्क थोड़ा कम करने के लिए अपनी पोजीशंस हल्की की, जिसे डी रिस्किंग कहते हैं। और वैसे भी पूरे डिफेंस सेक्टर में ही एक लंबी तेजी के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा था। और जैसा कि हमने पहले बात की, इतने हाई पीई की वजह से ये शेयर किसी भी बड़े सेल ऑर्डर के लिए काफी सेंसिटिव तो हो ही चुका था। आइए अब सिर्फ प्राइस एक्शन से थोड़ा आगे बढ़कर इस कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ और टेक्निकल सेटअप पर एक गहरी नजर डालते हैं। इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि बैलेंस शीट आखिर कितनी स्ट्रांग है। ये करीब 12,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक सॉलिड मिड कैप कंपनी है। इनकी प्रति शेयर आय यानी ईपीएस करीब 11 से 12 रुपए के बीच बिल्कुल स्टेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% और आरओसी करीब 16.5% है, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे खास बात है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो सिर्फ 0.04 है। इसका मतलब है कंपनी पर लगभग ना के बराबर कर्ज है। कंपनी फाइनेंशियली बहुत सुदृढ़ है, लेकिन फिर वही बात, वैल्यूएशन का प्रेशर अपनी जगह खड़ा है। इस पूरे विरोधाभास को समझने के लिए फाइनेंस का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब कोई स्टॉक अपने एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा आगे भाग जाता है तो एक टाइम बाद थक कर वो वापस अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास ही लौट आता है। जब पारस डिफेंस का पीई मल्टीपल 135 के भी पार चला गया तो मोमेंटम थोड़ा स्लो होते ही स्टॉक नेचुरली अपने एवरेज की तरफ लौटने लगा। 25 अगस्त की वो तेजी से आई गिरावट इसी मीन रिवर्जन का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल थी। अब अगर स्ट्रिक्टली टेक्निकल्स की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड ही दिखाता है। ये हालिया गिरावट बस एक शॉर्ट टर्म पुल बैक की तरह है। जो आरएसआई इंडिकेटर 80 के ऊपर हेवी ओवरबॉट जोन में चला गया था, वो अब थोड़ा ठंडा होकर 70-73 की रेंज में आ गया है। इंट्राडे के दौरान खरीदारों ने 1400 रुपए से 1420 रुपए के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर बनाया, लेकिन बड़ा सपोर्ट थोड़ा और नीचे 1340 रुपए से 1370 रुपए के बीच है, जहां इसका 20 डे मूविंग एवरेज आता है। ऊपर की तरफ देखें तो अब 1525 रुपए से 1585 रुपए का जोन एक बहुत तगड़ा सप्लाई जोन बन गया है, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। इनके सामने आगे चलकर क्या नए अवसर हैं और क्या बड़े जोखिम हो सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यानी टेलविंड्स की बात करें तो वो बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और डिफेंस लोकलाइजेशन की वजह से इनको अगले 3 से 5 साल के लिए एक बहुत ही सॉलिड रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। दूसरी तरफ कमर्शियल स्पेस सेक्टर अब प्राइवेट कंपनीज के लिए पूरी तरह खुल रहा है, जिससे प्राइवेट सैटेलाइट्स और स्पेस ग्रेड ऑप्टिक्स में इनके लिए नए रास्ते खुल गए हैं। और आजकल की वॉरफेयर की ज़रूरतों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और ईएमपी शील्डिंग की डिमांड तो तेज़ी से बढ़ी रही है। पिछले कुछ सालों की 30% से ज़्यादा की ग्रोथ इन आंकड़ों को पूरी तरह बैक करती है। लेकिन दोस्तों, जहां ग्रोथ की इतनी बातें हैं वहां रिस्क्स भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ा रिस्क वैल्यूएशन का ही है। जब पी इतना हाई हो तो कंपनी अगर किसी क्वार्टर में थोड़ा सा भी कम परफॉर्म करती है तो मार्केट उसको बुरी तरह पनिश कर सकता है। दूसरा है एग्जीक्यूशन रिस्क। डिफेंस प्रोजेक्ट्स नेचुरली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और अगर सप्लाई चेन में कोई रुकावट आती है तो सीधा इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। और तीसरा सबसे अहम रिस्क है, इनका बिजनेस पूरी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज पर निर्भर करता है। सरकारी ऑर्डर्स की प्रोसेस लंबा वक्त ले सकती है और ये अक्सर इन्वेस्टर्स के धैर्य की कड़ी परीक्षा लेती है। तो इस सारी डिस्कशन और डीप एनालिसिस के बाद आखिर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी सबक क्या निकल कर आता है? सबसे बड़ी सीख जो हमें यहाँ से मिलती है वो ये है कि एक बेहतरीन कंपनी का मतलब हमेशा एक बेहतरीन स्टॉक नहीं होता।
कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है, देश के सबसे अच्छे क्लाइंट्स उनके पास हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यूएशन ग्राउंड रियलिटी से बहुत आगे निकल जाए तो देर सवेर उसको जमीन पर आना ही पड़ता है। टेक्निकल करेक्शंस आना बिल्कुल स्वाभाविक और जरूरी हो जाता है, और ये मार्केट का वो सच है जो हर तेजी के दौर में सामने आता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है, क्या आने वाले वक्त में गवर्नमेंट डिफेंस ऑर्डर्स इतने बड़े और लगातार होंगे कि वो इन हेवी प्रीमियम वैल्यूएशंस को सच में जस्टिफाई कर सके? आने वाली तिमाही या क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनके मार्जिन्स और ऑर्डर इनफ्लोज पर नज़र रखना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मार्केट हमेशा आज की प्राइस में कल की उम्मीद को ही तोलता है। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी डिस्क्लेमर, आज का ये पूरा विश्लेषण और सारे फाइनेंशियल डेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थे। ये हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई सलाह बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा सेफ इन्वेस्ट कीजिए।